नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बायो एथेनॉल के बारे में। E100, E85, फ्लैक्स फ्यूल, ये सारी तमाम जानकारी जो आज मार्केट में चर्चा में है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा आज E100 एथेनॉल आधारित जो ईंधन है उसको मंजूरी दे दी है। सवाल ये उठता है कि आपने अभी E85 को लॉन्च किया था, अब E100 आ गया, तो जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हम देखिए इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है कि ये एथेनॉल आधारित जो ईंधन है वो होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको अगर हम हमारे व्हीकल्स में यूज करते हैं तो इनसे हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और बायो एथेनॉल पर जब सरकार इतना जोर दे रही है तो हमारे किसानों को या आम आदमी को इनसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी जो है सरकार की इसमें क्या तैयारियां हैं, सारे पॉइंट्स पर आज हम तकनीकी रूप से विश्लेषण के साथ में चर्चा करेंगे और आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये मुद्दा क्या है और इसको सरकार किस तरीके से गंभीरता से ले रही है, सरकार का असली उद्देश्य क्या है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आज की जो खबर है वो ये है कि E100 फ्यूल यानी 100% एथेनॉल जो है उसको मंजूरी दे दी है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। इन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैंने इस फाइल पर सिग्नेचर कर दिए हैं, यानी इस पर मंजूरी दे दी है। और ये देखिए बाकायदा यहाँ पर ट्वीट भी किया गया। नागपुर महाराष्ट्र यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सेज लास्ट नाइट एट 8 PM I signed the file finalizing the regulation to legally authorize the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I along with Hardeep Singh Puri had to opportunity to launch the 100% ethanol compatible version of the Wagoner। यानी जो गाड़ी है जिसे मारुति सुजुकी, आपने सुना होगा कि भाई चर्चा में सबसे पहले यही आई थी, इसको लॉन्च किया था। पहले फ्लैक्स फ्यूल के बारे में बात हुई थी, E85 जो बायो एथेनॉल ईंधन था उसकी बात हुई थी कि भाई E85 के साथ इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी बात हो रही है ये कह रहे हैं कि E85 जो है इसके साथ साथ हम E100 को लॉन्च कर रहे हैं और बाकायदा इन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। पूरा ऑथराइज्ड रूप से खुद नितिन गडकरी साहब जो हैं उन्होंने इस बात को बताया है। इसका मतलब ये है कि भारत में अब जो है फ्लैक्स फ्यूल का दौर आ गया है। अब ये फ्लैक्स फ्यूल क्या होते हैं इस पर हम विशेष रूप से आगे आपसे चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्लैक्स फ्यूल जिनको लचीले ईंधन भी कहा जाता है, वो भारत की तमाम जो कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, उन्होंने बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं इस पर आधारित अब निकाल भी दिए हैं। यानी अब आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेंगे। 5 जून के आसपास यानी जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस पर यूनियन मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी जो है, इन्होंने भारत में पहला फ्लैक्स फ्यूल आउटलेट जो है उसको लॉन्च किया था। कार के बारे में बताया, उससे पहले स्प्लेंडर जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में बताया कि भाई ये जो गाड़ी है हमने पहले से तैयारी की थी और ये E85 फ्लैक्स फ्यूल के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेबल है और इनको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये खबर जो है काफी चर्चा में रही, लेकिन एक और यहाँ पर झटका दिया नितिन गडकरी साहब ने। अब इन्होंने कहा कि E100 को हम लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो, सरकार ने जो ये यहाँ पर जो बात कही है, E85 जो है उसको लॉन्च करने के पीछे की जो बात सरकार ने PIB पर जो छापी, उन्होंने कहा ना आयातित तेल यानी हम इंपोर्टेड ऑयल जो है उसको हटाना चाहते हैं, ना विदेशी खनिज, भारत की उपज और भारत की प्रगति। यानी ये इसका स्लोगन इन्होंने रखा है कि हम भारत में आयातित तेल से अपनी निर्भरता को खत्म कर रहे हैं, विदेशी खनिजों पर कोई निर्भरता नहीं होगी, भारत की उपज से ही भारत की प्रगति की जाएगी। यानी जो आप कह सकते हैं फ्यूल जो है उसका कंजप्शन, फ्यूल की आपूर्ति भारत में ही की जाएगी। ऐसा यहां पर उद्देश्य लेकर सरकार चल रही है। अब दोस्तों, इसको बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में होंगे कि सर ये फ्लैक्स फ्यूल क्या है, E20 आया था पहले, फिर फ्लैक्स फ्यूल आ गया, अब E100 आ गया, इनसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनकी आपूर्ति क्या भारत में हो पाएगी, क्या वास्तव में ये मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब हम देखिए तकनीकी रूप से एक एक करके समझते हैं। और तकनीकी रूप से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास जो व्हीकल्स हैं उनसे इन ईंधनों का उपयोग अगर किया जाता है तो उनमें क्या समस्या आ सकती है, क्या आपकी पुरानी गाड़ियों में भी ये ईंधन भरवा सकते हैं, इन सभी का जवाब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लगभग 2003 के आसपास सरकार ने बायोफ्यूल पर ध्यान दिया था। बायोफ्यूल का मतलब होता है जैविक ईंधन।
यानी जैविक पदार्थों से प्राप्त किए जाने वाला ईंधन। अब जैविक पदार्थ जो हैं, बहुत सारे पदार्थ यानी बायो प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैव उत्पाद हो सकते हैं, उनसे हम ईंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2003 में ये बात हुई थी, फिर उसके बाद हमने बाकायदा बायोफ्यूल पॉलिसी निकाली, 2018 में निकाली, 2022 में फिर इसको हमने संशोधित भी किया है और उसी के तहत ये सारा प्रोग्राम जो है चल रहा है। तो एक-एक करके चीज़ को समझिए कि बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल के प्रकार कौन से हैं, इनकी 4 जनरेशन आ चुकी हैं, उनका मतलब क्या है? तो देखिए बायोफ्यूल का सीधा-सा मतलब है, इसमें बायो यानी जैविक और जैविक जो पदार्थ है उनसे प्राप्त किए जाने वाला फ्यूल। अब जैविक पदार्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे कि पेड़-पौधों के उत्पाद हैं या फिर कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं या सूक्ष्म जीव जो हैं उनका भी इसमें माइक्रोबायोम जो है उनका भी उपयोग किया जा सकता है। अगर इन पदार्थों का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार का फ्यूल जनरेट कर रहे हैं तो उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। जनरली इसमें जो हम सोर्सेज की बात करें कि किन-किन से बायोफ्यूल प्राप्त होता है, तो एक तो देखिए शर्करा और स्टार्च पर आधारित जो भी पदार्थ हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए गन्ना है, चुकंदर है, मक्का है, ज्वार है, तो इनसे तो बनाया जाता है एथेनॉल। ये एथेनॉल क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, शर्करा और स्टार्च का कोई भी आपको प्रोडक्ट मिल जाए, कोई भी ऐसा जान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ या फिर पदार्थ पेड़ पौधों से डायरेक्ट मिल जाए, तो उससे आप एथेनॉल बना सकते हैं। फिर आप देखिए जैसे कि जो ऑयली पदार्थ है या फिर वसा पर आधारित पदार्थ है, फैट है, और या फिर ऑयली जो पदार्थ है उन्हीं में फैट होती है, तो उनसे आप बायोडीजल बना सकते हैं। तो बायोफ्यूल पहले तो ये समझ लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, बायो एथेनॉल और एक होता है बायोडीजल। इन पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो बायोडीजल बनाने के लिए आप ताड़ का तेल, सोयाबीन, सरसों का तेल, अपशिष्ट खाना जैसे आपने खाना पकाया, जो कि जैसे कि मान लीजिए मिठाई की दुकान है या फिर कहीं भी जहां यूज हो रहा है, बार-बार तेल का उपयोग होता है, उसको फेंका जाता है, उसको आप यहाँ पर बायोडीजल बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो जीव हैं, जैसे कि मान लीजिए पशु हैं, उन पशुओं की जो चर्बी होती है, उससे भी इसमें उपयोग में लिया जा सकता है। और फिर सेलुलोज आधारित बायोमास, जैसे कि फसलों के ठूंठ हैं, घास है, लकड़ी का कचरा है, फिर अपशिष्ट पदार्थ, नगर पालिका का जो ठोस कचरा है, सीवेज बायोगैस के लिए, ये सब जो है ये बायोफ्यूल के प्रकार हैं। अब बायोफ्यूल जो है इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ रही है कि ये 2 प्रकार का बायो एथेनॉल और बायोडीजल। अब एथेनॉल को थोड़ा-सा समझ लीजिए। एथेनॉल एक एल्कोहलिक पदार्थ है। एल्कोहलिक पदार्थ जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है CH3OH, जिसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं, ये जहरीली शराब होती है, और एक होता है C2H5OH, जिसे हम कह रहे हैं एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। ये एथिल अल्कोहल जो है इसे शराब में मिलाया जाता है। इसका शराब में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसको सूंघने से ही व्यक्ति अंधा हो सकता है। लेकिन ये जो एथेनॉल है इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। अब इस एथेनॉल को अगर हम पेट्रोल, डीजल, किसी भी पदार्थ के साथ, जो ईंधन है हमारा, उसके साथ अगर मिश्रित करते हैं तो इसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब एथेनॉल को मिश्रित कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है हमारे देश में वो एथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है। अब यहां पर मैंने कहा कि 2 प्रकार के होते हैं, बायो एथेनॉल, बायोडीजल। दोनों को थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है उस पर भी बात कर लें। तो बायो एथेनॉल को जब आप बनाओगे तो ऐसे पदार्थों से बनाओगे जिसमें एथेनॉल मिलता हो। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शर्करा और स्टार्च युक्त पदार्थ कोई भी ले लो, गन्ना है, चुकंदर है, मक्का है, इन सभी पदार्थों को आप एक चेंबर में डाल देंगे। इस चेंबर में आपने खमीर डाल देते हैं, इसमें यीस्ट डाल देते हैं। यीस्ट में एक एंजाइम होता है जाइमेज, ये एंजाइम जो है इन पदार्थों को सड़ाता है, गलाता है, क्योंकि इस चेंबर को बंद कर देंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो इसमें जो उच्च कार्बनिक पदार्थ है वो निम्न कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं और ये प्रक्रिया होती है। देखिए इन पदार्थों में सबके अंदर क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसने तोड़ा, जाइमेज एंजाइम ने। और फिर इसमें क्या मिला आपको, एथेनॉल मिल गया और CO2 मिल गई। अब इसमें आपको कच्चा एथेनॉल मिल गया, यहां से कच्चा एथेनॉल मिल गया, लेकिन इसमें CO2 भी है। तो फिर आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे, आसवन करेंगे, फिर इसका प्योरिफिकेशन करेंगे, तो इसमें से CO2 को हटा देंगे और एथेनॉल आपको मिल जाएगा। इसी एथेनॉल को आप पेट्रोल के साथ में मिलाकर अगर पेट्रोल पंप पर यूज करते हैं, एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। और जो पेट्रोल आपको मिलेगी वो आपको एथेनॉल के साथ में या एथेनॉल फ्यूल कहलाएगा। जैसे E20 है तो इसका मतलब उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल के साथ। E85 है तो इसका मतलब उसमें 85% एथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल के साथ में। ठीक है, इसी तरीके से आप बायोडीजल की बात करें, बायोडीजल
कि अभी हम यूज तो नहीं कर रहे हैं, बायोडीजल का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में हो सकता है। अभी हम बायो एथेनॉल पर बात कर रहे हैं। तो देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर एथेनॉल बनाना है तो कृषि अपशिष्ट या इस तरीके के पदार्थ है, लेकिन अगर डीजल बनाना है तो उसके लिए फैट और ऑयली पदार्थ जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल, पशु की वसा, इन सभी को आप यहाँ पर ले सकते हैं। खाद्य पदार्थों पकाने वाला तेल है, कृषि फसलों से प्राप्त होने वाला तेल है, उन सभी के अंदर एक पदार्थ होता है जो वसा का फॉर्म होता है, रासायनिक रूप जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की प्रक्रिया यहाँ पर क्रिया कराई जाती है मेथेनॉल के साथ। एक चैम्बर होगा, चैम्बर में आपने ये वसा डाल दी, यहाँ से जितने भी हैं ये पदार्थ डाल दिए, उसमें मेथेनॉल मिला दी, और फिर इसमें उत्प्रेरक काम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर उससे जो ये पदार्थ आपको प्राप्त होंगे वो होगा बायोडीजल। बायोडीजल जो है, इसके साथ में एक और पदार्थ मिलता है जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर देखिए, इनका भी डिस्टिलेशन किया जाएगा, पृथक्करण और प्योरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपको बायोडीजल मिल जाएगा। डीजल का उपयोग आप वाहनों में कर सकते हैं। और ग्लिसरॉल जो है, ये भी बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसका सौंदर्य प्रसाधन या फिर दूसरे कई सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से आंसू लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ग्लिसरीन के रूप में। अब ये जो पदार्थ है, यानी दो प्रकार के हो गए, बायो एथेनॉल और एक बायोडीजल। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, वो बायो एथेनॉल है। अब यहां पर देखिए आप कि जो बायोफ्यूल्स हैं, इनकी 4 जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं। यहीं पर सारी जो समस्या है उसके बारे में आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमारे पास समस्या है क्या। तो देखो, सबसे पहली जो पीढ़ी है, इसमें हमने फर्स्ट जनरेशन में जो बायोफ्यूल बनाने के लिए पदार्थ काम में लिए, वो डायरेक्ट वो पदार्थ लिए जिनको हम खाते भी हैं, खाद्य पदार्थ, जैसे कि गन्ना ले लिया, सोयाबीन ले लिया, रतनजोत ले लिया, जेट्रोफा जो कि बायोडीजल के लिए। गन्ना और इनका तो उपयोग किया गया एथेनॉल के लिए, और सोयाबीन, रतनजोत का उपयोग किया गया बायोडीजल के लिए। लेकिन यहां पर आप सोचिए कि अगर खाद्य पदार्थों को आप ईंधन बनाने में काम लेंगे, कार्य में लेंगे, तो खाएंगे क्या? तो यहां पर एक तरफ है फूड सिक्योरिटी, एक तरफ है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी यहां पर एक तरीके से देखने को मिलती है कि अगर आप ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों में कमी करोगे तो देश संकट में आ जाएगा। तो फिर सेकंड जनरेशन पे आए। सेकंड जनरेशन में क्या किया गया कि भाई, खाद्य पदार्थों को डायरेक्ट उपयोग में मत लो, इनसे जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ है उनका उपयोग करो। जैसे कि पराली है, लकड़ी का बुरादा है, लिग्नोसेल्यूलोसिक जो कृषि अपशिष्ट है, ठीक है। तो यहां पर आपने जैसे क्या किया, जो जितने भी पदार्थ है, गन्ने की जो लास्ट जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका उपयोग कर लिया, तो उससे अगर एथेनॉल बनाते हो तो वो सेकंड जनरेशन में आता है। तो यहां पर जो है फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी में कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं देखेगा, यानी फूड बनाम फ्यूल का संकट नहीं होगा, क्योंकि आप अपशिष्ट पदार्थों से फ्यूल बना रहे हैं। तो अब हमें, जब एथेनॉल की बात कर रहे हैं हम कि साहब एथेनॉल का उपयोग करना है, तो आपको सेकंड जनरेशन के जो फ्यूल हैं उन पर जाना पड़ेगा। थर्ड जनरेशन में क्या करते हैं? थर्ड जनरेशन में एक सीधा सा सिस्टम ये है कि साहब समुद्रों में बहुत प्रकार की शैवाल भरी पड़ी हैं, उन शैवालों का उपयोग करो, उनसे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी अभी तक प्रोसेस बहुत ज्यादा उसमें नहीं आया, यूज में नहीं आया है। और चौथा जो इसकी जो फोर्थ जनरेशन है, उसमें जो एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो वो है, ज्ञान है, उसके आधार पर आप एथेनॉल बना सकते हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पर ऐसी फसलें बनाइए जिनसे आप एथेनॉल बना सकते हैं। तो ये मॉडिफाइड जो हम कहते हैं, जिनको आनुवांशिक संवर्धित जीव, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उनके आधार पर अगर एथेनॉल बनाया जाए तो वो फोर्थ जनरेशन में आता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको, लेकिन हालांकि देश में हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो कुल मिलाकर आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है? सेकंड जनरेशन, क्योंकि इसमें फर्स्ट में जाओगे तो खाद्य संकट आ जाएगा। तो इस तरीके से भारत में काम चल रहा था। अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने सबसे पहले E20 की घोषणा की। E20 का मतलब हो गया, इसमें 20% आपने एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में। फिर सरकार ने अपना एक जो रोड मैप है, मॉडल है, वो भी बताया था कि हम 22% पे आएंगे E22, फिर E25 और फिर E30, और फिर धीरे 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 हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सरकार ने ये बात कही, लेकिन इसके जस्ट बाद इन्होंने फिर फ्लैक्स फ्यूल को लेकर आ गए। अब फ्लैक्स फ्यूल क्या है, आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास में पेट्रोल है और पेट्रोल में आप एथेनॉल मिला रहे हैं, और पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जो है 20%, 22%, 25%, 30%, 85%, 100%, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं कि परसेंटेज बदली जा सकती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। यानी आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, मिश्रण किया, और इसकी मात्रा को क्या किया? बदलते गए, तो इसी को क्या कहते हैं? फ्लेक्स फ्यूल। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो एथेनॉल आपने यहां पर मिलाया है,
मिलाया है उसकी जो मात्रा आपने मिलाई है वो क्या सभी व्हीकल्स के लिए एक जैसी रहेगी, यानी सबके लिए कॉम्पिटेबल रहेगी, क्या सब में उसका उपयोग किया जा सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। सरकार ने फिलहाल में E85 के लिए क्या किया कि लगभग 48 जो है इसके आउटलेट्स जो हैं उनको लॉन्च किया सरकार ने, और ये कहा कि हम दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट्स ले आएंगे, दिसंबर 2027 तक 5000 लेकर आ जाएंगे। और E85 जो है उसके फायदे भी गिनाए गए कि ये सामान्य जो पेट्रोल है उसकी तुलना में 20 रुपए प्रति लीटर के आसपास इसमें कमी देखने को मिलती है। इस तरीके से सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे जो चीजें हैं वो बताई, और E85 और E100 जो है उस पर भी चर्चा होने लगी। लेकिन सरकार यहाँ पर कहते हैं कि विदेशी मुद्रा में हम बचत करेंगे, लगभग 1.84 लाख करोड़ से अधिक की कच्चे तेल में आयात की कमी होगी, 302 लाख मीट्रिक टन। ये सरकार ने यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे बताए। ठीक है, और ये ब्राजील से प्रेरित एक मॉडल है जिसको भारत सरकार अब इस समय लागू करना चाह रही है। E85 की जब हम बात करते हैं तो उसमें 80 से 85% तो पेट्रोल होता है, और 14 से 19% जो है सॉरी एथेनॉल होता है, और 14 से 19% इसमें पेट्रोल होता है। और ये जो व्हीकल होते हैं इन्हीं को कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। अब यहां सवाल ये है कि सर E85 के जस्ट बाद आप E100 लेकर आ गए, तो E100 पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके मैं आपको फायदे नुकसान सारी चीजें बताऊंगा। देखो E100 का मतलब सीधा सा आप समझ गए होंगे कि अब आपने यहां पर जो ब्लेंडिंग की है उसमें 100% एथेनॉल को रखा है, यानी पेट्रोल की मात्रा इसमें नगण्य है या है ही नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें एथेनॉल है। अब इसको एथेनॉल को गन्ना, मक्का, चावल, कृषि इन सभी अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें तमाम जो है जब E20 का उपयोग किया गया भारत में बहुत सारे आउटलेट्स पर, अब जो है मैक्सिमम जो है उन पर E20 पेट्रोल मिल रही है, E20 जो ईंधन मिल रहा है। अब उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट जो है जनता ने बताए हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है, इंजन खराब होने लगे हैं। तो यहां पर देखिए आपको बता दूं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG इसने भी ये बात स्वीकारी है कि साहब जो एथेनॉल होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, यानी उसका ऊर्जा घनत्व कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे माइलेज कम होगा। और ये कह रहे कि जो 4 व्हीलर है उसमें 1 से 2% और 2 व्हीलर में 3 से 6% माइलेज में कमी तो आएगी। लेकिन आपको ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि आपको सस्ता भी तो मिल रहा है, माइलेज में थोड़ी सी कमी है तो क्या हुआ, हम आपको क्या दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब सरकार ने दुनिया भर के जो है आपके जो व्हीकल्स हैं E85 जो फ्लैक्स फ्यूल था उस पर आधारित बहुत सारे व्हीकल्स भी निकाल दिए। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है, नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि E100 मॉडल भी मारुति सुजुकी और ये जो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प और इन्होंने तैयारी कर ली है, ये कॉम्पिटेबल जो है फ्यूल के कॉम्पिटेबल अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर व्हीकल्स मिलने लगेंगे। तो ये चीजें भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। अब यहां देखो आप समझो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे व्हीकल जो अलग अलग मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाए अगर पेट्रोल के साथ में और उनके साथ कॉम्पिटेबल हो तो उनको कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। लेकिन सवाल ये उठता है कि E20 वाला जो व्हीकल है क्या E85 पर काम कर जाएगा और E85 के अलावा E100 पर काम कर जाएगा, तो इसका जवाब है ना। यानी आपने अगर मान लीजिए आपके पास में अभी जो गाड़ियां हैं, सरकार ने जब E20 को लॉन्च किया था तो उस समय आपको अलग से कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, अलग से कोई गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ी। 20% एथेनॉल जो था, भले उसमें थोड़े बहुत नुकसान आपके इंजन पे हुआ हो, चाहे आपके माइलेज पर हुआ हो, लेकिन क्योंकि पेट्रोल तो सेम ही कीमत में मिल रहा था E20 वाला, तो आपको नुकसान तो हुआ लेकिन फिर भी वो चल रहा था। और उसके लिए सरकार को अलग से पेट्रोल पंप भी नहीं लगाने पड़े, डिस्पेंसर जो है उनकी भी संख्या नहीं बढ़ानी पड़ी, उसका जो आपूर्ति सिस्टम है, जो लॉजिस्टिक जो चेन सप्लाई है उसको भी चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन E85 और E100 के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इतनी आसानी से लागू नहीं होने वाला है, इतनी आसानी से ये सफल नहीं होने वाला है, ये मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप कि आपसे पूछा जाए कि सर क्या हमारी गाड़ी E85 और E100 E20 वाली जो गाड़ी है क्या उसी फ्यूल पर ये भी काम कर जाएगी क्या, कि नहीं करेगी। इसके लिए आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो आम आदमी क्या नई गाड़ी खरीदने के लिए तैयार होगा, यहाँ भी ये क्वेश्चन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूल के बड़े फायदे और नुकसान बताए गए हैं। फायदे क्या बताए गए हैं कि साहब भारत की विदेशी जो कच्चे तेल पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी, एथेनॉल देश में तैयार होगा, इसका इस्तेमाल बढ़ाकर पेट्रोल की कीमतों को कम करेंगे। जैसे कि E85 में इन्होंने कहा 20 रुपए हमने कम कर दिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल,
पेट्रोल और डीजल में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 18, इस तरीके से कार्बन की संख्या होती है। लेकिन एथेनॉल जो है, जब इसकी मात्रा की बात करें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या C2H5OH यानी कार्बन कम है, तो ये जलेगा तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। लेकिन E100 फ्यूल के नुकसान क्या है? नुकसान है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है और व्हीकल के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी आपकी उतनी नहीं है। जितने जो नए व्हीकल्स हैं उनके साथ में क्या कॉम्पेटिबिलिटी हो पाएगी इसकी, तो आपको नया व्हीकल खरीदना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर सरकार को नए पेट्रोल पंप लगाने पड़ेंगे, इनका जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है वो पूरा बदलना पड़ेगा। तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देखो यहां विस्तार से अगर हम बात करें कि इंजन पर एथेनॉल का इंपैक्ट क्या होता है, जैसे कि E20 की बात की थी, तो E20 का नकारात्मक प्रभाव हो रहे थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन E85 की बात करें, सामान्य पेट्रोल इंजन के लिए E85 का उपयोग हानिकारक है। अगर सामान्य पेट्रोल जो इंजन है उसमें आपने E85 भरवा लिया तो इसमें क्या होगा, एथेनॉल की जो सुग्राहिता होती है वो वाष्प के लिए होती है, यानी ये पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो एथेनॉल जो है पानी को जब अवशोषित करता है तो आपके इंजन में नमी आएगी, नमी आने के कारण इंजन में कोरोजन हो जाएगा, यानी जंग लग जाएगी और आपका इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप इसको नहीं भरवा सकते। दूसरा, एनर्जी डेंसिटी की जैसे कि मैंने बात की थी, यहां पर एथेनॉल को जैसे जैसे मात्रा आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे E85 में आपने जैसे कि 85% बढ़ा दिया, तो यहाँ माइलेज में आपके बहुत ज्यादा कमी आएगी। इसका उदाहरण आप द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है उसका देख सकते हैं कि E20 जो है, जो कि सामान्य है एक तरीके से, इसका मूल्य कितना है, 102.12 लीटर जो है रेट, हो सकता है भाई आगे पीछे बदल गई हो, एक दो दिन पहले ये न्यूज छपी थी। माइलेज में कमी कितनी आ रही है, 15 किलो माइलेज कितना है, 15 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन यहाँ पर खर्च जो है वो कितना हो गया, 6.81 प्रति किलोमीटर खर्च जो है आपका, माइलेज कम होने के कारण इतना जो है यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर इतना जो है आ रहा था। अब E85 की हम बात करें तो E85 की कीमत तो कम है लेकिन यहाँ माइलेज कम हो जाता है, 15 की जगह इतना हो गया, ये इसका खर्चा था। अब यहाँ पर माइलेज कम कितना हो गया, 10.5 से 11.25, तो आपको इतना नुकसान यहाँ हो जाएगा। यानी आप जो है प्रति किलोमीटर खर्च की बात करें तो ये इतना नुकसान है इसकी तुलना में, तो एक तरीके से माइलेज जो है आपका कम हो रहा है, तो ये इसमें समस्या है। एक और यहाँ पर तकनीकी शब्द आता है जिसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर दोस्तों क्या होता है समझिए। एक्चुअल में कार्बन, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन जैसे एक परमाणु है C1 C2 C3, आपने साइंस पढ़ी है तो पढ़ा होगा, मैथ हैथ प्रोप इस तरीके से। कार्बन के अगर 7 परमाणु होते हैं तो उसको कहते हैं हेप्ट, और अगर 8 होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट। तो अगर मान लीजिए कार्बन के 8 परमाणु हैं तो ऑक्टेन, और इसको कहते हैं हेप्टेन। अच्छा, तो यहां एक चीज समझना आप, इनके आधार पर ऑक्टेन नंबर निकाला गया है। एक्चुअल में इस ऑक्टेन नंबर के आधार पर आपके जो फ्यूल है, आपके जो फ्यूल की एफिशिएंसी है या फ्यूल की जो गुणवत्ता है उसके बारे में पता लगता है। आप जब किसी भी ईंधन को भरते हैं जैसे कि पेट्रोल वगैरह है, तो इंजन में वो किस तरीके से प्रक्रियाएं कर रहा है उसके आधार, ये ऑक्टेन नंबर से आपको पता लगेगा। एक्चुअल में ऑक्टेन नंबर जो है ये मुख्य रूप से स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन का विरोध करने की क्षमता को दिखाता है। अपस्फोटन का मतलब होता है एक तरीके की आवाज है, आवाज। एक्चुअल में होगा क्या कि जब इंजन का जो सिलेंडर है उसमें ईंधन और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी वायु ईंधन से जब टकराती है तो ईंधन जलने लगता है। लेकिन वहां पर जो स्पार्क प्लग है उसके जलने से पहले ये टकराकर जलने लग जाए, यानी स्पार्क प्लग जो है उस वो जला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ईंधन और ऑक्सीकारक जो है वो दबाव के कारण आपस में टकराए और टकराकर जलने लग जाते हैं, तो वहां पर एक विशेष आवाज पैदा होती है और वो आवाज आपके इंजन को नुकसान करती है। इसको कहते हैं नॉकिंग। इसको क्या कहा जाता है, नॉकिंग। तो अगर किसी व्हीकल का ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा है तो उसमें ये नॉकिंग नहीं होती है। ऑक्टेन नंबर अगर कम है तो उसमें ये नॉकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हम यहां बात करें जैसे कि आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 के आसपास माना जाता है, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट है एक तरीके का, यानी इसमें आवाज नहीं होती है। लेकिन हेप्टेन, अगर किसी ईंधन में हेप्टेन मतलब कार्बन के 7 परमाणु वाली श्रृंखला है तो उसका ऑक्टेन मान 0 होता है। अब आप कहोगे सर ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और आसान से समझाओ। आसानी ये है, आप एक 90% का एक टारगेट ले लीजिए कि 90% के आसपास अगर
90% से ज्यादा ऑक्टेन नंबर है तो ये समझिए कि आपके इंजन में किसी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। 90% से कम है तो आपके इंजन में डेफिनेटली आवाज आएगी जो इंजन को नुकसान करेगी। अब जो सामान्य पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 87 से 91 और प्रीमियम जो पेट्रोल भरवाते हो आप उसमें 93 से 97 होता है। ठीक है, डीजल को छोड़ दो, डीजल पे ये कंसेप्ट इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि डीजल में सीटें नंबर देखते हैं। अच्छा, फिर आप आ जाओ ई ट्वेंटी जो अभी लॉन्च किया था इसका ऑक्टेन नंबर 93 से 95 है। E85 की बात करें तो E85 का ऑक्टेन नंबर 100 से 105 है। इसका मतलब ऑक्टेन नंबर बहुत अच्छा है E85 का। तो आपके इंजन के लिए इस लिहाज से ये एंटी नॉकिंग के रूप में काम करेगा, यानी फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन है उनमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। उच्च ऑक्टेन रेटिंग है इसकी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एथेनॉल जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा होता है, 109 से 113। तो एथेनॉल जब आपने मिलाया है वो भी 85% मात्रा में, तो ऑक्टेन नंबर यहां पर बढ़ जाता है। तो आपकी सामान्य वैगनार जो E20 है और E85 है, अगर इस पर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो आप इन दोनों के जो ईंधन हैं, या फिर मैं कहूं इन दोनों ईंधन को E20 और E85 को एक गाड़ी में यूज नहीं कर सकते। E20 के लिए आपके पास में सामान्य गाड़ी है, सामान्य इंजन है, लेकिन E85 में फ्लैक्स फ्यूल डलेगा तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के तौर पर इसके इंजन भी अलग होंगे। इन इंजनों में ऐसा अलग क्या होता है ये भी बात समझ लो। इन इंजनों का जो फ्यूल पंप है, यानी जो इसकी एक तरीके से हम कहेंगे पंपिंग जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, इसकी सप्लाई का पाइप अलग होता है, इंजन का सिस्टम भी अलग होता है। इनमें जो सेंसर आएंगे वो भी अलग है, इनकी जो चिप बनेगी वो भी अलग है। तो कहने का मतलब आप इसमें एक तरीके से एक साथ उपयोग में नहीं कर सकते। भारत सरकार को भारत में क्या चुनौतियां आने वाली हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपने फर्स्ट जनरेशन के फ्यूल पर गए, डायरेक्ट गन्ना का उपयोग किया, चुकंदर का, मक्के का उपयोग किया, तो आपके यहाँ पर फूड संकट आ सकता है, खाद्य संकट आ सकता है। तो आपको सेकंड जनरेशन पर जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा है कि ये जो खाद्य फसलें जितनी भी हैं पानी की मात्रा बहुत ज्यादा उपयोग में लेती हैं। तो आप जहां जहां इनका उपयोग करोगे वहां पर जल का जो यानी वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें रिपोर्ट भी आई है कि महाराष्ट्र और यूपी में जो वाटर लेवल है वो लगातार घट रहा है इन फसलों के ज्यादा उत्पादन से। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है, बरसात अच्छी होगी तो आपकी ये फसलें भी अच्छी होंगी, नहीं तो फिर आपको ये संकट आएगा। फिर एक और चीज देखिए कि अभी आपके पास में E20 को तो आराम से आपने उन्हीं जो पहले से हमारी जो सप्लाई चेन थी उसी के अकॉर्डिंग वितरित कर दिया, लेकिन E85 E100 के लिए आपको अलग से पाइपलाइन बिछानी पड़ेंगी। ऐसे पाइप लगाने पड़ेंगे जिनमें जंग नहीं लगती हो, क्योंकि एथेनॉल जल्दी से पानी को क्या करता है, सोखता है। तो वहां पर ये जंग लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर आ जाइए क्षेत्रीय असंतुलन की बात करें। देखो, ये जो पदार्थ हैं वो हर जगह तो उत्पन्न होते नहीं है। ये पदार्थ यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, इन जगहों पर होते हैं। तो आपको पूरे देश में सप्लाई को बढ़ाना है। फिर पेट्रोल पंपों का अपग्रेडेशन, यानी पेट्रोल पंप जो है पूरे भारत के वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। उनकी सप्लाई चेन जो है उसको बढ़ाने बनाने के लिए आपको ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब चुनौतियां बहुत हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार भी ये देख रही है कि भाई हम क्रूड ऑयल से बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा करें कि इस तरीके से व्यवस्था की जाए। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि जीवाश्म ईंधन आधारित ये जो पदार्थ है पेट्रोल डीजल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ निर्भरता इसकी कम हो सकती है और भविष्य में हो सकता है तकनीक को हमने ढंग से विकसित किया तो धीरे धीरे निर्भरता को और भी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे, अंतर कर पाए होंगे कि सरकार का उद्देश्य क्या है, ये होते क्या है, फ्लैक्स फ्यूल वगैरह, E85 E100, बायोडीजल, बायो एथेनॉल, ये सारी टर्मिनोलॉजी आप समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक और अच्छे सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।